नमस्कार, न्यूज़ वर्ल्ड के खास कार्यक्रम इनसाइड राजतंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं उमेश निगम। इनसाइड राजतंत्र में हम बात करेंगे राजनीति और ब्यूरोक्रेसी के फैसलों की इनसाइड जानकारी की। खुलासा करेंगे कि आखिर इन फैसलों के अंदर के कारण क्या हैं। तो शुरू करते हैं खबरों की इनसाइड स्टोरी का सिलसिला। रात में बिजली की खपत करने वाले छोटे बड़े उद्योगों को ऑफ और पीक ऑफ सीजन में मिलने वाली 20% की छूट घटाकर विद्युत नियामक आयोग ने 10% कर दी है। विद्युत नियामक आयोग के इस निर्णय के बाद छोटे उद्योगों को 5 से 10 हज़ार और बड़े उद्योगों को 50 से 1 लाख रुपए तक का हर माह नुकसान होगा। उद्योग पहले ही 30% अधिक दर पर बिजली के बिल का भुगतान करते हैं। अप्रैल से अक्टूबर तक बिजली सरप्लस रहती है। इसका उपयोग अधिक से अधिक हो, इसके लिए सरकार ने इन 6 महीनों में उद्योगपतियों को बिजली दरों में 20% की छूट दी हुई थी। प्रदेश में करीब 1.25 लाख उद्योग इस छूट का लाभ उठा रहे थे। बिजली विभाग का मानना था कि कृषि क्षेत्र में 40% की बिजली की खपत के बाद सर्वाधिक 28% तक की खपत उद्योगों में होती है। उनसे पैसा भी नियमित मिलता है। बिजली महकमे को उम्मीद थी कि इस छूट से चालू और नए उद्योगों को राहत मिलेगी। इससे निवेश की संभावनाएं भी बढ़ेंगी, आर्थिक गतिविधि तेज होगी तो रोजगार भी मिलेगा। इस निर्णय को लागू करते समय औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलने के साथ साथ आर्थिक गतिविधियां तेज होने की उम्मीद जताई गई थी। अब विद्युत नियामक आयोग के द्वारा इस छूट को घटा देने से सरकार की इन सभी उम्मीदों पर पानी फिरने की संभावना है। प्रदेश में करीब 1.25 लाख उद्योग इस छूट का लाभ उठा रहे थे। यदि किसी उद्योग में 15,000 यूनिट की खपत होती है तो वह इसमें से 5,000 यूनिट रात में खपत करता है। टैरिफ के बदलाव के बाद उद्योगों को नुकसान होगा। उद्योगपतियों ने विद्युत नियामक आयोग के इस बदलाव का विरोध किया है। इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि पहले 20% की छूट मिलने से अधिकतर उद्योग अपने कारखाने रात 10 बजे के बाद शुरू करते थे। सरकार इस दौरान उद्योगों को सरप्लस बिजली देती थी। अब बिजली कंपनियां उसे बाहर बेचेंगी, इससे उद्योगों को नुकसान होगा। वैसे भी उद्योग सामान्य दरों के मुकाबले 30% अधिक शुल्क चुकाते हैं। ज़्यादा राजस्व देने के बावजूद उद्योगों को मिलने वाली राहत खत्म की जा रही है। उद्योगपतियों का कहना है कि सरकार को सर्वाधिक राजस्व इंडस्ट्री से मिलता है, बावजूद इसके राहत घटाई जा रही है। कोविड काल में इंडस्ट्री बड़ी मुश्किल से चल रही है। आज इंडस्ट्री को ज़्यादा राहत देने की ज़रूरत है, लेकिन सरकार उन्हें परेशान कर रही है। रात्रिकालीन खपत करने वाले उद्योगों की छूट कम करना न्याय संगत नहीं है। आयोग और सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण शर्मा। प्रवीण शर्मा जी, आपका स्वागत है। नमस्कार उमेश जी। प्रवीण जी, उद्योगों को जो मिल रही छूट है वो सरकार ने घटा दी है। प्रदेश में फिर निवेश कैसे होगा? उमेश जी, एक चिंता की बात है और खासकर जो समय चल रहा है उसको देखते हुए जो कदम उठाया गया है सरकार या जो आयोग ने सिफारिश करी है, ये कहीं ना कहीं समय के विपरीत नजर आती है। इस समय हर सेक्टर जो है राहत मांग रहा है। पिछले साल भर से किस ढंग से कल कारखाने चल रहा है, बहुत गंभीर बनी हुई है। हर कारखाने को अपने अस्तित्व बचाने का संकट जूझ रहा है। ऐसे में सरकार को लगातार मांग की जा रही थी कि सरकार को राहत दे। उनकी सब्सिडी मांगी जा रही थी, उद्योगों उनका टैक्स जो वहां से निकलता है उस पर छूट मांगी जा रही थी। अब सरकार ने उस पर आज तक ध्यान नहीं दिया। उल्टा ये अगर कदम उठाया जाता है तो निश्चित रूप से प्रदेश में औद्योगिक निवेश और औद्योगिक विकास की जो गति है उसको बिगाड़ने वाला साबित होगा ये कदम। और जो उद्योग पहले से ही लाचारी के दौर में आ गए हैं उनके लिए काफी नुकसानदायक कदम ये साबित होगा ये जी। प्रवीण जी, अन्य राज्यों में जो है वो टैक्स भी कम है। इसके अलावा बिजली की जो दरें हैं, उद्योगपति ये कई बार जब भी मीटिंगें होती हैं अधिकारियों के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ, मंत्री मुख्यमंत्रियों के साथ, तो वो इस बात को बोलते हैं कि वहाँ टैक्स भी कम है और बिजली की दरें भी कम हैं। इसके अलावा उद्योगपतियों को ज़मीन भी रियायती दरों पर मिलती है। तो ऐसे में फिर जो निवेश की बातें की जाती है तो वो तो केवल बात ही हो गई कि बात ही कर ली और सब चर्चा में सब हो गया। लेकिन जो वास्तविक निवेश आना चाहिए वो कैसे आएगा ऐसे में?
कई दिक्कतें खड़ी होंगी, उद्योगपति कतराएंगे मध्य प्रदेश में आने से, क्योंकि अब जो बिजली की दरों में भी जो रात्रिकालीन खपत में एक जो छूट थी, एक बहुत बड़ी छूट थी जो रात में बहुत इस्तेमाल करते थे उद्योगपति, अब वो नहीं मिलेगी उन्हें। तो कैसे देखते हैं इसको आप? उमेश जी, जो तस्वीर आ रही है पैदल से है, ये काफी डरावना हो रहा है प्रदेश में उद्योगों की स्थापना को लेके। आप एक तरफ MSME को कहते हैं कि हम छोटे छोटे लघु उद्योग खोलेंगे, आप जो है निवेश बढ़ाने के लिए बड़ी बड़ी होटलों में, बड़े बड़े गार्डन में और मध्य प्रदेश कहा जाके आप ग्लोबल जी, लेकिन जब आते हैं आप सिंगल विंडो की बात करते हैं, लेकिन वो सिंगल विंडो भी क्या आज तक उद्योगों के लिए, उद्योगपतियों के लिए कोई राहत नहीं पाई है क्या? इसके विपरीत जो आपने लैंड एक्वायर किया कि ये हम जितना कर दिया उद्योगों के लिए, क्या उन उद्योगों, उन जमीन पे उद्योग लगे क्या? और जितने आए उससे जितने ज्यादा खुले नहीं है, उससे ज्यादा तो आपके यहाँ बंद होने की स्थिति में आ गए हैं। आपके यहाँ आपके समिट में आके निवेशक उद्योगपति आपसे बात करते हैं, एग्रीमेंट होता है, MOU हो जाता है और मालूम पड़ा कि उद्योग आज तक कागज में भी नहीं खुल पा रहे हैं। कागज में खुलना तो बहुत दूर की बात है, चलना खुल भी नहीं पा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें सोचना पड़ेगा कि आपने जो व्यवस्थाएं की है, जो आपने चार्टर बनाते हैं, चार्टर इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जी प्रवीण जी, आपने भी कहा कि सिंगल विंडो की जो हालत है वो वाकई पहले से भी काफ़ी ख़राब है, क्योंकि उद्योगपति कई बार सिंगल विंडो को लेकर शिकायत कर चुके हैं कि सिंगल विंडो, सरकार ने एक प्रावधान जरूर किया है कि ये सिंगल विंडो है, लेकिन NOCs के लिए जो है उद्योगपतियों को वो हर विभागों के जो भी संबंधित विभाग आते हैं उसमें उन सब के चक्कर काटना पड़ते हैं। आज भी नाम जरूर है कि सिंगल विंडो बन गया है, तो ऐसे में तो फिर उद्योगपतियों को और ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि दिन पे दिन आज बिजली की जो राहत जो थी वो कम की गई है, उसके बाद कोई और दूसरी राहत में यदि कटौती कर दी जाती, जबकि ये तो कोविड काल है, इसमें राहत केंद्र सरकार भी दे रही है कई चीज़ों में, और भी उद्योगपति भी मांग कर रहे हैं। तो ऐसे में तो उद्योगपति अन्य राज्यों की ओर रुख करेंगे, फिर कैसे देखते हैं? उमेश जी, ये जो वर्तमान दौर चल रहा है, ये हर क्षेत्र के लिए, हर सेक्टर के लिए काफी डरावना और भयभीत करने वाला है। ऐसे में हर आदमी, हर सेक्टर राहत मांग रहा है। उद्योगों को भी राहत चाहिए थी, और आप देखिए सबका बुरा दौर चल रहा है। इसको आप देखेंगे इंडस्ट्रीज के तौर पे, क्योंकि वर्कर घर से नहीं निकल पाए, सारे उद्योग आप देखिए जो पलायन हुआ वो सब उद्योगों से आए थे। आप केवल ये ना देखें कि जो पलायन कर रहे थे श्रमिक वो आउट ऑफ MP के थे, उसमें मध्य प्रदेश के भी जितने भी औद्योगिक क्षेत्र हैं वहां से काम करने वाले मजदूर थे जो काम छोड़ के चले गए। उनको दोबारा लेने के लिए लॉकडाउन खोलने के बाद उद्योगों को कितनी मेहनत करना पड़ी, उनका पूरा मशीनें डंप हो गई। कई आप देखें उद्योगों को दोबारा खोलने में नए सिरे से पूरी मेहनत करना पड़ी है, और आदमी बुरे दौर में ही आदमी पहचान करता है कौन हमारा है और कौन हमारा सुख में जो है चाप देने वाला है। और ये दौर अगर आप इस दौर में अगर इस टाइप की आप राहत हटाते हैं या महंगाई बढ़ाते हैं, तो ये आज उद्योगों को आघात पहुंचाने वाला होगा, और उनको जीवन भर याद रहेगा, कसक रहेगी कि हमारे खराब दौर में सरकार ने हमारा साथ नहीं दिया। तो मिला के जो है आपके जो उद्योग है और औद्योगिक विकास है उसकी गति को बिगाड़ने वाला कदम साबित होगा। और इसमें इसके लिए जो जिम्मेदार है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी इसके लिए जिम्मेदार हो रही है, क्योंकि आपने आयोग में भी जिन लोगों को बिठाया उनको बिल्कुल वो नॉलेज नहीं है कि इस समय क्या दुख चल रहा है, क्या तकलीफ चल रही है उद्योगों की। उन तकलीफों को कम करके उनको उभारने की जरूरत थी। ऐसे समय में आप उनको और डुबाने का काम कर रहे हैं। प्रवीण जी, उद्योगों को जो ये छूटें कम हो रही हैं, तो उद्योग स्वाभाविक है कि अन्य राज्यों की ओर अपना रुख करेंगे। तो ऐसे में एक बहुत बड़ी समस्या सामने खड़ी होगी, वो रोजगार की। मजदूरों के साथ ही जो ट्रेंड होते हैं टेक्नीशियन और भी दूसरे वर्ग के, तो ये सब भी बेरोजगार होंगे। एक बहुत बड़ी संख्या कोरोना में वैसे ही जो है रोजगार बहुत ज़्यादा कम हुए हैं, और काफ़ी संख्या में लोग बेरोजगार भी हुए हैं। ये आंकड़े भी आ रहे हैं, कहीं RBI के भी आंकड़े आए, इसके अलावा और भी कई संगठनों के आंकड़े आए जिसमें बताया गया कि कोरोना काल में कितने काफ़ी संख्या में लाखों की तादाद में बेरोजगार हुए। मध्य प्रदेश के भी वही हाल है। तो ये जो बेरुखी हो रही है, छूट कम हो रही है, उद्योग
दूसरे राज्यों की ओर रुख करेंगे तो रोजगार भी एक बहुत बड़ा संकट खड़ा होगा रोजगार का। क्या कहेंगे? रोजगार की हालत आप अगर देखें तो रोजगार की स्थिति हमारे यहाँ वैसे भी बहुत खतरनाक है। ये आप कह सकते हैं कि जो की मर्ज बढ़ता चला गया। मध्य प्रदेश के बारे में, मध्य प्रदेश की उद्योग स्थिति के बारे में ये बात तो शुरू से कही जाती है कि साहब कि जो है दावे बड़े बड़े हो रहे हैं लेकिन दवा कुछ नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं उद्योग दबते जा रहे हैं, जितने खुले नहीं है उससे ज्यादा बंद हो चुके हैं। पिछले अगर आप जब से देखें 10 सालों में, 20 सालों में और पिछले साल की तुलना में अगर आप जीडीपी देखें मध्य प्रदेश की, जो राष्ट्रीय औसत है और जो हमारी खुद की जीडीपी थी मध्य प्रदेश की, उसमें 4.37% का गिरावट आ चुकी है। इस साल ये गिरावट और जाएगी क्योंकि हमने पिछले साल का जो लॉकडाउन था उससे भयावह स्थिति अब फिर देखी है। तो ये कहीं ना कहीं आपको आपका प्रति व्यक्ति आय जो है वो आपकी जो गिर चुकी है। रोजगार के आंकड़े लगातार आप देखें कि रोजगार अभी जो है जो पोस्ट निकाली है सरकार ने, एक पोस्ट ने जो इसके लिए स्ट्रीट वेंडर के लिए जो राहत देने के लिए आवेदन मांगे थे उसमें 2.5 लाख आवेदन केवल भोपाल जिले से आए हैं। आप पूरे मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो ये आंकड़ा कहीं और ज्यादा पहुंच रहा है। तो आपको इससे बेरोजगारी की स्थिति समझ में आ जाएगी कि बेरोजगारी की हालत क्या होती जा रही है मध्य प्रदेश में। लिखे पढ़े MBA पास 20 युवकों ने जो है स्ट्रीट वेंडर के लिए आवेदन किया है लोन के लिए। आप बैंकों में जाके देखें, बैंकों में लोन नहीं मिला तो लोग परेशान हो रहे हैं। तो ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं है कही जा सकती। ऐसे समय में आपको और दरवाजे खोलना थे, राहत की आपको दर बढ़ानी थी। आप अगर देख रहे हैं कि किसानों को भी, किसान परेशान है, आपको सौभाग्य मानिए कि आपको लगातार कृषि कर्मा अवार्ड मिलता जा रहा है, लेकिन आप किसानों से जब बात करते हैं तो आत्महत्या का आंकड़ा ही बढ़ते जा रहा है, किसानों पे कर्ज बढ़ रहा है। ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि उद्योगों की हालत भी किसानों जैसी ना हो जाए, आप पूरे देश में किसान आत्महत्या में सबसे ऊपर है, कहीं ये उद्योगों की हालत भी हो गई तो आपको विकास करना मुश्किल पड़ जाएगा। आप जो एक समृद्ध और विकसित जो शक्तिशाली मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, वो स्वर्णिम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, वो आपके जो है केवल तकिया कलम बन के ना रह जाए। आपको इस पर भी विचार करना पड़ेगा। लोगों को बिजली है, जमीन है, जो उनके मूलभूत सुविधाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की चीजें, इसमें आपको तो राहत आगे बढ़ के देना पड़ेगी। और जो आप दे रहे हैं आपको आकलन करना चाहिए कि इसको और कैसे बढ़ाया जाए ताकि हमारे प्रदेश का उद्योग बड़े नए उद्योग आए। जी प्रवीण जी, ये सही कहा आपने कि जो राहत देने का समय है और इस समय छूट जो है वो घटाई जा रही है और इससे न केवल उद्योग की संख्या कम होगी बल्कि रोजगार का संकट भी खड़ा होगा और भी बहुत दूसरी जो समस्याएं हैं इससे जुड़ी हुई, क्योंकि उद्योग से और भी कई दूसरे धंधे जुड़े हुए होते हैं, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है, वो सारी चीज़ें संकट में आएंगी। तो सरकार को इस ओर ध्यान देना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण शर्मा जी आपका न्यूज़ वर्ल्ड से जुड़ने के लिए। अब बात करेंगे एक और प्रशासनिक खबर की। राज्य सरकार के फाइनेंस डिपार्टमेंट ने विधानसभा से पारित हुए वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में विभागों को जारी होने वाली राशि में 20 से 25% की कटौती कर दी है। राज्य सरकार अब फोकस्ड योजनाओं के लिए ही बढ़ी हुई विशेष बजट राशि जारी करेगी। हाल ही में वित्त विभाग ने सिंचाई परियोजनाओं के भू अर्जन के वास्ते 400 करोड़, पीडब्ल्यूडी के प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण करने 200 करोड़ तथा एनवीडीए को निवेश के लिए अंश पूंजी के तौर पर 300 करोड़ की राशि आवंटित की है। इस राशि से जल संसाधन विभाग करीब 200 हेक्टेयर जमीन का भू अर्जन करेगा। प्रदेश में सिंचाई विभाग को करीब 60 छोटी बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के लिए भूमि का अर्जन किया जाना है, जिससे ये परियोजनाएं प्रारंभ कराई जा सकें। बजट की कमी के चलते करीब 200 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण नहीं हो सका। अब सरकार ने 400 करोड़ रुपए की राशि केवल सिंचाई परियोजनाओं के भू अर्जन के लिए जल संसाधन विभाग को आवंटित की है। उधर लोक निर्माण विभाग की 1 दर्जन पुल और सड़कों के लिए भी भू अर्जन किया जाना है। इसके लिए भी वित्त विभाग ने 200 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। इधर एनवीडीए की आधा दर्जन बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा कराने के लिए एनवी कंपनी लिमिटेड को सरकार ने 300 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए सरकार का 2,41,375 करोड़ का बजट विधानसभा से स्वीकृत हुआ था। इसके तहत पीडब्ल्यूडी को 6,600 करोड़,
एनवीडीए को 2500 करोड़ तथा जल संसाधन विभाग को 6000 करोड़ का बजट जारी होने के बाद इसमें 20 से 25% कटौती करते हुए वित्त विभाग ने मासिक सीलिंग तय कर रखी है। राज्य सरकार ने केवल अब निर्णय लिया है कि फोकस्ड योजनाओं के लिए ही राशि दी जाएगी। सरकार की आर्थिक स्थिति पहले ही ठीक नहीं थी। कोरोना काल में खर्चे बढ़ने के कारण आर्थिक स्थिति और गड़बड़ा गई। इसके चलते सरकार ने बहुत सारे मदों में रोक लगा दी, बजट की लिमिट तय कर दी, खर्चों में कटौती कर दी। सरकार ने सिंचाई परियोजनाएं जो जरूरी मानी जाती हैं उसके लिए जरूर कुछ राशि जारी करी है। इसीलिए सरकार ने निर्णय लिया है कि फोकस्ड योजनाओं पर ही राशि जारी की जाएगी। अब सरकार का ये निर्णय आने वाले दिनों में किस तरह से साबित होगा, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। अब बात करेंगे शिक्षा जगत से संबंधित एक प्रशासनिक खबर की। मध्य प्रदेश में सरकार ने प्राइवेट स्कूलों की फीस वृद्धि के मामले में मनमानी पर नकेल कसने के लिए पिछले नियम बनाए थे, जिससे निजी स्कूल हर साल मनमाने तरीके से फीस नहीं बढ़ा सकते। निजी शिक्षण संस्थानों के फीस स्ट्रक्चर पर सरकार का कंट्रोल लाने के लिए ही नियम बनाए गए थे। नियमों के तहत राज्य व कलेक्टरों की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति स्कूलों की फीस तय करेगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने 2 दिसंबर 2020 को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी थी, लेकिन जिले स्तर पर कलेक्टरों ने समितियों का अभी तक गठन ही नहीं किया। निजी स्कूलों के द्वारा मौजूदा शिक्षा सत्र में भी मनमाने तरीके से फीस वृद्धि करने की मीडिया में खबरें आने के बाद स्कूल शिक्षा विभाग हरकत में आया। आयुक्त लोक शिक्षण जयश्री कियावत ने प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों को पत्र भेजकर निर्देश दिए हैं कि विगत वर्ष की तुलना में निजी स्कूलों ने यदि 10% से अधिक फीस वृद्धि की हो तो कार्रवाई करें। इधर स्कूल शिक्षा विभाग ने फीस के संबंध में पोर्टल अभी तक नहीं बनवाया है, जिससे फीस के संबंध में अभिभावकों को शिकायत करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं मिल पा रहा है। अब स्कूल शिक्षा विभाग हरकत में आया और ऑनलाइन मॉड्यूल तैयार करवाया जा रहा है। निजी स्कूलों की तरफ से हर साल बढ़ाई जाने वाली फीस पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने जो नए नियम बनाए थे उसके तहत प्राइवेट स्कूल एक साल में सिर्फ 10% तक ही फीस बढ़ा सकते हैं। 10% से ज़्यादा फीस बढ़ोतरी नहीं की जा सकेगी। निजी स्कूल फीस बढ़ोतरी का जो प्रस्ताव बनाएंगे वो पहले जिला समिति के पास भेजेंगे और फिर राज्य स्तरीय समिति के पास आएगा। अभी तक निजी स्कूल एक साल में 15 से 25% तक फीस बढ़ा देते थे, जिससे बच्चों के अभिभावकों पर खासा आर्थिक बोझ पड़ता था। निजी स्कूलों की मनमानी फीस बढ़ोतरी पर लगाम लगाने और स्थायी समाधान निकालने के लिए सरकार ने दिसंबर 2017 में निजी विद्यालय फीस विधेयक 2017 बनाया था, लेकिन तब कानून के साथ नियम नहीं बन पाए थे, जिसके कारण निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक नहीं लग पाई थी। अब स्कूल शिक्षा विभाग ने नियम बनाकर पिछले साल 20 दिसंबर को गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। नियम और नए प्रावधान के तहत अब निजी स्कूल हर साल पिछले साल की तुलना में 10% से ज़्यादा फीस बढ़ोतरी नहीं कर सकेंगे। अधिक फीस वसूलने पर स्कूल प्रबंधन पर 2 लाख रुपए तक का अर्थदंड और कानूनी कार्रवाई होगी। दूसरी बार शिकायत सही पाए जाने पर अर्थदंड 2 गुना होगा। फीस बढ़ाने के लिए स्कूल को अपनी आमदनी और खर्चे दिखाना होंगे। स्कूल किसी दुकान विशेष से पाठ्यक्रम की किताबें एवं अन्य सामग्री खरीदने के लिए दबाव नहीं बना सकेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल ही ये निर्देश दिए हैं कि निजी स्कूलों में किसी भी तरह की इस साल ट्यूशन फीस ना बढ़ाई जाए। तो ये एक अभिभावकों के लिए राहत की बात है कि इस साल ट्यूशन फीस में वृद्धि नहीं होगी। बाकी के सरकार ने नियम बना दिए हैं, लेकिन जिला स्तर पर जो समितियां बनना है वो समितियों का कलेक्टरों ने अभी गठन नहीं किया है। ये समितियां भी बन जाएंगी तो निजी स्कूलों के द्वारा जो मनमानी फ़ीस बढ़ाई जाती है उस पर नकेल कसी जा सकेगी। निजी स्कूलों में फ़ीस रेगुलेशन के लिए हर ज़िले में ज़िले स्तर पर कमेटियों का गठन किया गया है, लेकिन अभी ये कमेटियां बनी नहीं हैं। पिछले साल 2 दिसंबर को स्कूल शिक्षा विभाग ने रेगुलेशन एक्ट का नोटिफिकेशन जारी किया था। अभी तक निजी स्कूल एक साल में 15 से 25% तक फीस बढ़ा देते थे
ऑनलाइन शिकायत करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने अभी तक पोर्टल भी नहीं बनवाया है, जिससे अभिभावक को शिकायत करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि वो फीस बढ़ गई है इस बाबत कहीं शिकायत कर सकें। हालांकि आयुक्त लोक शिक्षण ने कलेक्टर को पत्र लिखकर फीस वृद्धि पर अंकुश लगाने के लिए कहा है। इसके अलावा शिक्षा विभाग अब ऑनलाइन मॉड्यूल को भी तैयार करवा रहा है, जिससे शिक्षा विभाग के द्वारा जो जानकारी है वो भी ऑनलाइन मॉड्यूल पर डाली जाए फीस वृद्धि से संबंधित। इसके अलावा यदि अभिभावक किसी तरह की कोई शिकायत करना चाहें तो वो शिकायत भी अभिभावक इस ऑनलाइन मॉड्यूल पर कर सकते हैं। निजी स्कूलों को सरकार ने केवल 10% तक ही फीस बढ़ाने की लिमिट दी है। अब बात करेंगे खास सेगमेंट चलते चलते की, जिसमें राजनीति या ब्यूरोक्रेसी के क्षेत्र में चर्चित प्रसंग की बात की जाती है। तो आज पुलिस महकमे से जुड़ा एक प्रसंग खासा चर्चा का विषय बना हुआ है। नियम कुछ भी हो, प्रावधान कुछ भी हो, नेता ही नहीं ब्यूरोक्रेट्स भी अपने चहेतों को उपकृत करने के लिए सभी नियमों और प्रावधानों को बलाए ताक रख देते हैं। यह बात पुलिस महकमे की हो रही है। प्रमोशन का मामला अदालत में अटके होने से काफ़ी संख्या में ढेर सारे पद खाली थे, इसलिए स्टाफ की कमी बताकर पुलिस विभाग में 1 स्टेप ऑनररी प्रमोशन देकर खाली पदों को भर दिया गया। इसके बाद भी प्रदेश भर के ज़्यादातर थानों में टीआई के बजाय एसआई ही टीआई का चार्ज संभाले हुए हैं। अब जो साहब के खासम खास हैं उनको तो उपकृत करना बनता है। पर्याप्त संख्या में टीआई होने के बावजूद जहां टीआई की पदस्थापना की जाती थी वहां कई थानों की कमान एसआई के हवाले कर दी गई है। विभाग के आला अधिकारी पहले स्टाफ की कमी का रोना रोया करते थे। जब ऑनररी प्रमोशन के रास्ते स्टाफ की कमी दूर कर दी गई, उसके बाद भी अपने चहेते जूनियर को सीनियर की कुर्सी देने में आला अफसरों को कोई गुरेज नहीं है। वैसे तो इस तरह के नज़ारे प्रदेश के कई जिलों के कई थानों में चल रहे हैं। इन नज़ारों को देखने के लिए आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। राजधानी में ही कुछ थानों में पुलिस के आला अफसरों के ये कारनामे देखे जा सकते हैं। इनसाइड राजतंत्र में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे राजनीति और ब्यूरोक्रेसी के कुछ नए फैसलों की इनसाइड स्टोरी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड।